नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी उस माफिया की जो अब तक दूसरों को डराता था, लेकिन बीते 24 घंटे में वो खुद कई बार मौत के डर से कांप उठा है। बात होगी उपचुनाव के उस चक्रव्यूह की जिसने 24 की हलचल बढ़ा दी है। बात करेंगे मायावती की लेडी सियासत की जिसके दम पर बसपा बड़ी ताकत हासिल करना चाहती है। और इन सबके बीच बात आरक्षण के उस नोटिफिकेशन की होगी जिसने निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम लोगों की धड़कन बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बताएंगे कांग्रेस की घर घर वाली पॉलिटिक्स के बारे में, तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात 24 घंटे में 9 बार कांप उठा डॉन, काल कोठरी की टिक टिक ऑन। क्योंकि उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अतीक अहमद वापस से साबरमती जेल लौट आया है, लेकिन प्रयागराज से साबरमती आते हुए अतीक मौत के डर से कई बार कांप उठा। क्योंकि जब जब अतीक की गाड़ी रुकती थी, अतीक की सांस थम जाती थी। अतीक के दिल और दिमाग में डर इस कदर हावी था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर पुलिस सुरक्षा में साबरमती जेल की तरफ आगे बढ़ रही है। डॉन को लगा डर, मिट्टी में मिली माफिया गिरी। जब जब रुकी गाड़ी, अतीक के चेहरे पर दिखी टेंशन भारी। साबरमती लौटा अतीक, सजा के बाद बुरी तरह भयभीत। ये देख सकते हैं आप अतीक को। अतीक इस वक्त साबरमती जेल में उतर रहा है। जिसके नाम का डर कल तक लोगों में दहशत भर देता था, जिसके गुजरने से लोग रास्ता बदल देते थे, जिसके गुनाहों पर सुनवाई से पहले जज किनारा कर लेते थे, वो अतीक अहमद पिछले 24 घंटे में दर्जनों बार डर की मौत मरा है। क्योंकि उम्र कैद की सजा के बाद प्रयागराज से लेकर साबरमती जेल पहुंचने के बीच जब जब अतीक की गाड़ी रुकी, उसकी सांस रुक गई। अतीक के दिल और दिमाग में डर इस कदर हावी था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। जहां अतीक पूरे रास्ते डर और दहशत में था, वहीं अतीक के परिवार वाले इस बात की टेंशन में थे कि कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए। कोई डर है आप लोगों को? क्योंकि अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें। आशंका है ले आने में, ले जाने में। जी बात हुई आपकी? नैनी जेल से साबरमती तक के तकरीबन 24 घंटे के सफर में अतीक अहमद की गाड़ियां कई जगहों पर रुकी। गाड़ी जहां भी रुकते, अतीक के चेहरे पर टेंशन बढ़ जाती थी। उसके चेहरे पर डर व दहशत साफ तौर पर नजर आती थी। उसे इस बात की आशंका थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यूपी पुलिस की गाड़ी जैसे ही साबरमती जेल के गेट पर पहुंची, अतीक ने राहत की सांस ली। आपको याद होगा कि अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक को मिली सजा के बाद सूबे का सियासी पारा भी चढ़ा है। सपा भाजपा पर हमलावर है तो भाजपा सपा को इतिहास जानने की नसीहत दे रही। केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जोड़ रहे, आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उससे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। अखिलेश जी शायद वो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, या पैदा हुए होंगे, मगर उनको इतिहास पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का इन अतीक अहमद और इस प्रकार के जो माफिया हैं उस पे उनकी पार्टी का संरक्षण कितना बड़ा था। तो अखिलेश जी, आप जो है जो चीज़ों को या प्रश्न कर रहे हैं उसकी गहराई में जाएं और सच्चाई में जाएं, जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। दरअसल जब से प्रयागराज में अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या की, तब से अतीक को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है। भाजपा सपा पर अतीक को संरक्षण देने का आरोप लगा रही तो सपा सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अतीक के सभी गुनाहों का हिसाब हो पाएगा? ये 45 साल में पहली बार है जब अतीक को किसी मामले में सजा हुई, जबकि 100 गुनाहों का हिसाब अभी भी बाकी है।
प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और साबरमती से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बीते 24 घंटे में अतीक कब खौफ से भर गया, क्योंकि जब गाड़ी रुकी तब अतीक खौफ से भर गया। बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए चित्रकूट में जहां 30 मिनट गाड़ी का पड़ाव रहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जहां 10 मिनट गाड़ी रुकी, अतीक के मन में खौफ और ज्यादा बढ़ गया। झांसी में 5 मिनट का पड़ाव था और 5 मिनट में अतीक के मन में खौफ था। जालौन में 7 मिनट गाड़ी रुकी, शिवपुरी में 10 मिनट में अतीक का मन खौफ से भर गया। कोटा में 5 मिनट, चित्तौड़गढ़ में 6 मिनट और मेनाल में 10 मिनट का वो समय था जो अतीक के लिए खौफ भरा रहा। उदयपुर में 5 मिनट का वो समय जब अतीक की धड़कनें तेज हो चुकी थी, दूसरों को डराने वाला अतीक। और ये तमाम वो पड़ाव जब उसके मन में खौफ था मरने का। तो तमाम पड़ाव हमने आपको दिखाए जब अतीक के मन में खौफ था। 2024 के उस सेमीफाइनल की जिसकी तारीख का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सूबे का सियासी पारा उसकी आहट से चढ़ चुका है, क्योंकि सरकार ने आज निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की और अब सरकार कल यानी कि गुरुवार को ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके जारी होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस जिले में किसकी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। निकाय का लास्ट राउंड, ओबीसी आरक्षण का काउंटडाउन। सरकार करेगी नोटिफिकेशन जारी, राजनीतिक दलों ने शुरू की चुनाव की तैयारी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दी और अब योगी कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के ड्राफ्ट पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है और अब गुरुवार को सरकार ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि किस जिले में कितनी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। गौरतलब है कि पिछली बार पूरा पेज इसी ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा था, जिस पर खूब सियासी हंगामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परसों के आदेश में हमारे वकील ने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वो प्रक्रिया आज आप देख ही रहे हैं शुरू हो गई। वो चुनाव आयोग का विषय है, कल कुछ और जानकारी हम इस विषय में आपको दे पाएंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई ओबीसी वोट की है, जिसकी आबादी 50% से ज्यादा है। जो जिसके साथ जाता है उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। यही वजह है कि जब हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए कहा, तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और 2 टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। प्रसन्नता की बात है कि जो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग का विरोध करती है और कैसे पिछड़ों का आरक्षण ना मिल पावे और भाजपा पर और सरकार पर आरोप लगाने का उन्हें मौका मिल जाए, ऐसी बहुत गहरी साजिश उन लोगों ने की थी। लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया और उनकी साजिश फेल भी हो गई। प्रदेश में निकाय चुनाव कराने से जुड़ा हुआ नगर विकास विभाग का एक अहम प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट की बैठक में लाया गया। यह प्रस्ताव नगर निगम और नगर पालिका के अधिनियम में संशोधन से जुड़ा हुआ था और इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की बैठक में पास भी किया गया। अब नगर विकास विभाग प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो पदों की अनंतिम सूची है उसको जारी किया जाएगा और उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लगातार भाजपा ये दावा करती रही कि वो प्रदेश में निकाय चुनाव को सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए कराएगी। और अब सबकी निगाहें ओबीसी आरक्षण को लेकर आने वाले नोटिफिकेशन पर है, क्योंकि जब ये जारी होगा तो एक बात ये देखने वाली होगी कि इसमें कितनी आपत्ति आती है, क्योंकि पहले ही निकाय चुनाव 6 महीने लेट हो चुका है। ऐसे में अगर इस पर विरोध हुआ तो हंगामा और तेज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करेंगे हम स्वार में उपचुनाव का संग्राम, आजम का आखिरी इम्तिहान, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद जो स्वार सीट खाली हुई उस पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। स्वार सीट के साथ ही मिर्जापुर की 96 सीट पर भी 10 मई को चुनाव है, लेकिन स्वार सीट को लेकर पारा चढ़ चुका है, क्योंकि इस सीट पर फिर एक बार आजम और उनके परिवार की साख दांव पर लगी है। उपचुनाव का संग्राम, आजम का आखिरी इम्तिहान, रामपुर की जंग, भगवा या लाल रंग। उत्तर प्रदेश फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद रामपुर की स्वार टांडा की सीट जो खाली हुई थी उस पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट के साथ ही मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। 96 विधानसभा सीट राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद
खाली हुई है। इन दोनों सीट पर 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मतलब फिर एक बार सपा और भाजपा गठबंधन आमने सामने होगा। ये चुनाव 24 से पहले जनता का मूड तय करने वाला होगा। हालांकि तारीख के ऐलान के साथ ही भाजपा अपनी जीत का दम भरने लगी है। हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पूरे गठबंधन में है, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आजम खान की सीट तो जीत गया, अब अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी जीतेंगे? हाँ, निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी, मुझे विश्वास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से आजम खान की सीट पर बीजेपी जीती, उसी तरीके से अब्दुल्ला आजम की जो स्वार सीट है वहां भी बीजेपी और उसका जो गठबंधन है वो जीत हासिल करेगा। भाजपा का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि रामपुर में जब जब उपचुनाव हुआ, जीत भाजपा के हिस्से में आई और अब भाजपा की नजर आजम खान के आखिरी किले को ध्वस्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। उनकी तरफ से कोई आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। सदर का चुनाव और देहात का स्वार का हमेशा लग रहा है जी। इनके घर से कोई भी लड़े या ये किसी को भी लड़ाए, या अगर ये भी खुद लड़ने की इनकी क्षमता होती तो इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि विधायकी जाने के बाद आजम और अब्दुल्ला दोनों की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। जहां आजम 9 साल तक, वहीं अब्दुल्ला अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान अपना आखिरी किला बचा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में उन्होंने अपने करीबी आसिम राजा पर भरोसा जताया। दोनों ही बार उन्हें बुरी तरह हार मिली। ऐसे में क्या आजम एक जिताऊ उम्मीदवार खोज पाएंगे, क्योंकि जिस रामपुर में कभी आजम खान की मर्जी के बिना सियासी पत्ता भी नहीं हिलता था, उस रामपुर में सपा के पास सिर्फ एक सीट बची है और दूसरी दांव पर लगी है। आजकल क्या इंसाफ नाइंसाफी होती है उसका मुकाबला करेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे सब हर प्रकार से तैयार हैं। इस बार तीसरी अग्नि परीक्षा आजम खान की ये है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जिस स्वार विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए और दोनों बार कानूनी पेंच में फंसकर उनकी सदस्यता रद्द हुई, उस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के लिए बचाना बड़ी चुनौती है। रामपुर और मिर्जापुर की जिस 96 सीट पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर 2022 में अपना दल एस ने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा जितनी मेहनत अपने लिए करती है, क्या वही दमखम अपने सहयोगी दल को जिताने के लिए दिखा पाएगी? रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर की जंग भगवा या लाल रंग, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या पूरा गणित है वो आपको बताते हैं। रामपुर में देखिए 1.25 साल में ये चौथा चुनाव है। रामपुर में 2 उपचुनाव ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी हार चुकी है। चौथे चुनाव में देखिए तीसरे साल में दूसरी बार अब्दुल्ला की विधायकी गवाई, अब्दुल्ला की विधायकी गई 3 साल में दूसरी बार, और गढ़ बचाने का आजम के पास ये आखिरी मौका। 2 बार आसिम राजा को चुनाव लड़ाया और दोनों ही बार आसिम राजा को यहां से हार मिली। अब देखिए स्वार से आजम किसे मैदान में उतारेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। स्वार और 96 से पता चलेगा जनता का मूड आखिर है क्या। अब देखिए उपचुनाव की कसौटी पर कौन पास और कौन फेल, ये आपको बताते हैं अब तक क्या हुआ। आजमगढ़ लोकसभा में देखिए भाजपा जीती थी, जहां रामपुर लोकसभा में भी भाजपा की ही जीत हुई थी। इसके अलावा देखिए गोला लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भाजपा जीती थी, अमन गिरी जीते थे। मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव की यहां से जीत हुई थी। रामपुर विधानसभा में भी भाजपा की ही जीत हुई थी, आकाश सक्सेना यहां से जीते थे। खतौली विधानसभा में भी देखिए मदन भैया की जीत हुई थी, गठबंधन की यहां से जीत हुई थी। तो ये पूरा गणित आपने अब तक का समझा कि उपचुनाव की कसौटी पर कौन खरा उतरा, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, ये आपने इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझा। बात करते हैं हाथी को चाहिए महिला बहावत, बसपा की बूथ बूथ बड़ी सियासत, क्योंकि जहां सपा और भाजपा जातीय गोलबंदी पर फोकस कर रही है, तो वहीं बसपा महिलाओं को साध कर अपने बूथ को मजबूत करने की रणनीति बना रही है, जिसमें बसपा तेज तर्रार महिलाओं की टीम तैयार करेगी और उन्हें बूथ स्तर पर तैनात किया जाएगा। मायावती ने भरी हुंकार, निकाय की जंग का रोड मैप तैयार। महिला विंग के भरोसे हाथी, बूथ पर वोट वाले साथी।
निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। सपा और भाजपा के बाद अब बसपा ने भी निकाय की लड़ाई को लेकर हुंकार भर दी है, क्योंकि अमूमन अभी सभी दलों का फोकस जातिगत और क्षत्रिय समीकरण साधने पर है। लेकिन बसपा इस बार इन दोनों समीकरणों को साधने के साथ साथ महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और उनके साथ सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बसपा तेज तर्रार महिलाओं की टीम तैयार करेगी, जिन्हें बूथ स्तर पर तैनात किया जाएगा। ये टीम बनाते समय इस बात पर फोकस रहेगा कि महिलाएं तेज तर्रार हों, पढ़ी लिखी हों और प्रचार प्रसार में सक्रिय हों। इतना ही नहीं, इस बार बसपा बड़े स्तर पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की भी तैयारी कर रही, जिसकी झलक मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी और इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाकर साफ कर दिया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बसपा एक बड़ा दांव खेलने जा रही है और ये दांव होगा चुनाव की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपने का। आगामी निकाय चुनाव के दौरान बसपा बूथ स्तर पर महिलाओं की टीम तैयार करने जा रही है। इतना ही नहीं, चुनाव के प्रचार प्रसार का जिम्मा भी महिलाओं को सौंपा जाएगा। कहीं ना कहीं बसपा इस आधी आबादी के जरिए एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती आधी आबादी के दम पर पूरी लड़ाई जीत पाएंगी? ये सवाल इसलिए भी कि चुनाव दर चुनाव मायावती ने अपनी रणनीति बदली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। नतीजा ये रहा कि बसपा का एक सीट को छोड़कर कहीं भी खाता नहीं खुला। बसपा की एक टेंशन ये भी है कि उसका दलित वोट लगातार कम होता जा रहा। ऐसे में मायावती को अगर कुछ बड़ा करना है और चुनावी पिच पर सपा और भाजपा से टक्कर लेनी है, तो अपने उस वोट को फिर से एकजुट करना होगा, जिसके दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। बात करते हैं कांग्रेस की घर वाली पॉलिटिक्स। क्या काम आएगी ये ट्रिक? क्योंकि सांसदी जाने के बाद राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इसके विरोध में अब कांग्रेस में घर घर वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सामने आई। कांग्रेस की घर वाली पॉलिटिक्स काम आएगी ये ट्रिक। राहुल का बंगला होगा खाली, यूपी से दिल्ली तक सियासत भारी। ये कांग्रेस के विरोध करने का नया स्टाइल है, क्योंकि जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी आवास छोड़ने का नोटिस जारी हुआ, कांग्रेस ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया और अब कांग्रेस ने आक्रोश जताने का नया तरीका निकाला है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने घर पर एक पोस्टर चिपकाया है, जिस पर लिखा है कि मेरा घर राहुल का घर। सिर्फ अजय राय ही नहीं, अयोध्या से आने वाले कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने भी अपने घर पर ऐसा ही एक पोस्टर लगाया। कोई इसे कांग्रेस की गांधीगिरी बता रहा, तो कोई इसे भाजपा के खिलाफ नए अभियान की शुरुआत। कि राहुल गांधी जी जो 11 तुगलक लेन रोड पे रहते थे, मोदी सरकार ने विशेष रूप से इनके लोकसभा अध्यक्ष ने वो मकान खाली कराने के लिए आदेश कर दिया है कि उनका मकान खाली कर दिया जाए। तो आज हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मन बनाया, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, कि हम सब लोग अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे और राहुल जी आए, हमारे घर में रहें, ये घर उनका है। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं और काफी आक्रामक हो गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार वो कह रही है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई है और जिस तरीके से उनके घर खाली कराने को नोटिस दिया गया है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के मुखर रहेगी। और बनारस से अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने इसकी शुरुआत की है, जहां पे उन्होंने अपने घर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया, मेरा घर राहुल का घर। अब देश भर में इस अभियान को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस की घर वाली पॉलिटिक्स 24 की पिच पर बड़ा 6 लगा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जितनी तेजी राहुल की सदस्यता रद्द करने में दिखाई गई, उतनी तेजी भाजपा नेताओं के मामले में क्यों नहीं दिखाई जाती। बात यह है कि लोकतंत्र को बचाना है, बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बात यह है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है उसको रोकना है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने कर्नाटक में दिए एक पुराने बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। इसी सजा के बाद राहुल की सदस्यता भी चली गई और वहीं उनके बंगले पर भी संकट मंडराने लगा, जिसमें 2004 से राहुल गांधी रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात इटावा के उस नटवर लाल की जिसकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इटावा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो इटावा के एक कस्बे से मिनी सचिवालय चला रहा था, जो फर्जी नंबर और कार्ड से अधिकारियों पर ऑर्डर चलाता था। इटावा में पकड़ा गया नटवर लाल सचिवालय तक जुड़े थे तार। फर्जी मुहर के दम पर बड़ा खेल, सबसे बड़ा फर्जी जाएगा जेल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स, वो शातिर, वो नटवर लाल है जिसने न सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को अपने आदेश पर घुमाया, बल्कि इटावा के छोटे से कस्बे बसरेहर में रहकर एक मिनी सचिवालय बना डाला। इस शख्स का नाम मनोज उर्फ कल्लू है, जिसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें 3 CUG नंबर भी मिले हैं, जिससे ये प्रदेश के DM, SSP और दूसरे अधिकारियों को प्रेशर में लेकर काम कराता था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निजी सचिव बताता था। जब इतने पैड, इतने चीजें उससे बाद बरामद हुई हैं, तो ये फर्जीवाड़ा इसका ये कर रहा था। निश्चित तौर से जो है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर तफ्तीश करके हम पूरी कार्रवाई करके हुए एक बड़े भंडाफोड़ की तरफ हम अग्रसर होंगे। जो ये फर्जी सचिवालय चल रहा था, इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे जो साथी हैं उनकी जांच की जा रही है। एक डिप्टी CM का भी कप्तान ने बताया है कि उनका लेटर हेड मिले हैं और कई सारी स्टैम्प्स मिली हैं। मुखबिर की सूचना पर इटावा पुलिस ने इस गैंग का न सिर्फ भंडाफोड़ किया, बल्कि इसके मास्टरमाइंड मनोज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि इटावा के एक कस्बे से ये सब होता रहा और किसी भी अधिकारी को लंबे समय तक क्या इसकी भनक भी नहीं हुई। इटावा से अमित मिश्रा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।